एक दल सैनिक जंगल के अंदर आतंकित होकर दौड़ते हुए भाग रहे थे। उनके साथी एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य अंधेरे में कोई भयानक राक्षस छिपा हो। जब मर्क वास्तविकता में लौटा तो उसने देखा कि चारों ओर सब कुछ खाली था, लेकिन स्थिति और भी भयानक हो गई जब उसने महसूस किया कि उसके दोनों पैर गहरी कीचड़ में फंस चुके हैं। धीरे धीरे वह नीचे धंसने लगा। तभी एक मजबूत हाथ सामने आकर उसे पकड़ लिया। मर्क को लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक विकृत चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। पूरे जंगल में भयंकर झोंबी की गूंजती हुई दहाड़ फैल गई। असल में कुछ दिनों पहले ही एक दल जापानी सैनिकों ने थाईलैंड के दक्षिणी तट पर कब्जा कर लिया था। वहां मौजूद युवा सैनिक, जिनके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, डर के मारे भागने लगे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि युद्ध क्षेत्र में पड़े एक लकड़ी के बक्से के अंदर से एक झोंबी बाहर आ चुका था। कुछ समय बाद जापानी सेनापति ने थाई सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और बताया कि वे मुख्य रूप से उत्तर की ओर बढ़ना चाहते हैं और बर्मा के रास्ते चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करना उनका लक्ष्य है। इसके बाद उन्होंने अपना एक गुप्त हथियार दिखाया, एक बायोलॉजिकल वायरस से परिवर्तित ज़ॉम्बी। अंत में थाई सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के जापानियों को रास्ता देने का निर्णय लिया, लेकिन जापानी भी नहीं समझ पाए कि वह ज़ॉम्बी युद्ध में खो गया था। जल्द ही उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर पूरे जंगल में उसकी तलाश शुरू कर दी। जब एक दल सैनिक एक गांव से गुजर रहा था तो उन्होंने चारों ओर सिर्फ कटे फटे शरीर के टुकड़े बिखरे देखे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस झोंबी को वे ढूंढ रहे हैं वह यहीं कहीं छिपा है, लेकिन उन्होंने झोंबी की ताकत को पूरी तरह से कम आंका था। जब वे खाली हाथ लौटकर अपने दलनेता को रिपोर्ट देने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सैन्य अधिकारी के सिर के ऊपर एक और नया सिर उग आया है। इसके बाद एक भयंकर गर्जना के साथ अनगिनत झोंबी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर थाई सैनिकों को इस पूरी घटना पर शक होने लगा। उन्होंने देखा कि जले हुए गांव में एक भी पूरा शव नहीं था, केवल शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। मर्क का बड़ा भाई मोसांग चारों ओर सतर्क नजरें घुमाकर समझ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। जब वह इधर उधर खोजबीन कर रहा था तभी एक फंदे से हल्की आवाज आई। मोसांग तुरंत रस्सी के सहारे नीचे उतरा, लेकिन जो उसने वहां देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। एक झोंबी का सिर आधा गायब था। उसने एक लकड़ी की छड़ी से झोंबी के सिर को भेद दिया, लेकिन फिर भी झोंबी पर कोई असर नहीं पड़ा। डर के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा और वह तेजी से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन झोंबी ने उसका पैर पकड़ लिया। घबराकर उसने पास पड़ा एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया और तुरंत ही झोंबी की पूरी देह आग की लपटों में घिर गई। मोसांग कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर जल्दी से यह खबर देने के लिए दौड़ पड़ा। इधर जब मर्क को होश आया तो वह अब इंसान नहीं रहा, वह पूरी तरह से झोंबी में बदल चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वह अचानक जोर से दहाड़ उठा। दूसरी ओर थाई सैनिक जापानी सेनापतियों के सामने आकर सवाल करने लगे, ये मरे हुए लोग वापस जीवित होकर लौट क्यों रहे हैं? जापानी कमांडर समझ गया कि अब इस घटना को छिपाना संभव नहीं है। उसने स्वीकार किया कि झोंबी वायरस पर अभी भी शोध जारी है। वायरस से संक्रमित लोग असाधारण रूप से तेज और बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। हालांकि जब उनके पेट भरे होते हैं तो वे कुछ हद तक अपनी मानवीय चेतना बनाए रख सकते हैं। जापानी सेनापति ने कड़े स्वर में चेतावनी दी कि अगर पूरा देश बर्बादी से बचना चाहता है तो थाई सेना को इस सच को गुप्त रखना होगा और उनके साथ मिलकर झोंबी का सफाया करना होगा। मोसांग जानता था कि यह लगभग असंभव है। झोंबी इतने ताकतवर थे कि उनके सिर में गोली मारकर भी उन्हें मारा नहीं जा सकता था। तभी जापानी वैज्ञानिक ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने बताया कि झोंबी के शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल निकलता है जो कुछ समय बाद स्वतः ही जलने लगता है। इसलिए जब तक नया संक्रमण नहीं फैलता झोंबी खुद ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक एक गंभीर बात भूल चुका था, ये झोंबी बेहद चतुर थे। मर्क को अचानक अपनी भूख का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने अपने ही गांव वालों पर कितनी निर्दयता से हमला किया था। उस ख्याल से ही उसकी आत्मा कांप उठी। वह अब इस आधे इंसान आधे राक्षस की स्थिति में और नहीं जीना चाहता था। उसने जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठा ली अपने जीवन का अंत करने के लिए, लेकिन तभी उसके शरीर से एक चिपचिपा तरल पदार्थ
बाहर निकलने लगा और उसके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। उसका पूरा शरीर लगभग धधकने लगा। तभी अचानक एक विशाल झोंबी दौड़ कर आया और उसे कीचड़ भरे दलदल में धकेल दिया। दरअसल इसी बीच वही पहला झोंबी जो जापानी प्रयोगशाला में सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति था, एक तरीका खोज चुका था जिससे वह अपने शरीर को जलने से बचा सकता था। यह खुद को पूरी तरह कीचड़ में ढंकने की विधि है जिससे अजीब शारीरिक तरल बाहर निकलना बंद हो जाता है। अगली सुबह मर्क ताजा महसूस करते हुए कीचड़ से बनी प्राकृतिक गुफा से बाहर निकला। दूर से उसने देखा कि वह प्रयोग का विषय, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, एक छोटे झरने के पास खड़ा था और तस्वीर से थप्पे मिटा रहा था। उसकी आंखों के सामने फिर से उसकी पत्नी का शांत मुख स्पष्ट हो उठा। अगर युद्ध न होता तो शायद वे दोनों खुशी और शांति से एक साथ रह सकते थे। सकुरा फूलों के नीचे खड़ी उसकी पत्नी मानो अनुपम सौंदर्य का प्रतीक थी, लेकिन आज वह खुद इतनी दयनीय स्थिति में थी। प्रयोग के विषय को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई तेज धारदार चाकू से उसे काट रहा हो। उसके शरीर की कीचड़ बहुत पहले ही सूख चुकी थी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसके शरीर से छोटी छोटी आग की चिंगारियां निकलने लगी। भयानक गर्मी में वह धीरे धीरे जलने लगा और ये दृश्य देखकर मर्क के दिल में गहरा दुख उमड़ आया। गुफा में लौटकर उसने अपने जीवित रिश्तेदारों के बारे में सोचना शुरू किया और उसके साथ मौजूद अन्य ज़ॉम्बी भी उसकी भावनाओं को समझ सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे चुपचाप गांव लौटकर अपने परिवार के लोगों को एक बार देख आएंगे। लेकिन उसी समय निराश जापानी सैनिक भी ज़ॉम्बियों की तलाश में जुट गए थे। पिछली रात सेना के एक अधिकारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर ज़ॉम्बियों को लुभाने के लिए खून बहाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी तैयारी के बावजूद केवल एक ज़ॉम्बी ही जाल में फंसा। हालांकि यह जापानी सैनिकों के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वे और गहराई से प्रयोग करना चाहते थे। उन्हें यह यकीन हो गया कि सामान्य शारीरिक हमले ज़ॉम्बियों पर कोई असर नहीं डालते। पिछली रात उन्होंने एक ज़ॉम्बी के पिता को पकड़ लिया था और जब पिता पुत्र के बीच एक भावनात्मक पुनर्मिलन का क्षण बना, सैन्य अधिकारी ने आदेश दिया। बेटे के सामने ही उसके पिता को मार दिया गया। ये देखकर पास खड़े मोसान से रहा नहीं गया। वह गुस्से से चीख उठा और अधिकारी को गालियां देने लगा, लेकिन उसके साथ ही सैनिकों ने जल्दी से उसे वहां से हटा दिया। उसी क्षण पिंजरे के अंदर से एक भयंकर गरज सुनाई दी। वह ज़ॉम्बी खुद पिंजरे से बाहर आ गया और एक चौंकाने वाली घटना घटी। उसने अनजाने में अपने ही पिता की लाश खाना शुरू कर दिया। पिछली रात के प्रयोग से सैनिकों को समझ में आ गया कि जब ज़ॉम्बी भूखे होते हैं तो वे पूरी तरह जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उनका पेट भरा होता है तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाएं महसूस कर सकते हैं। उन्हीं सैनिकों के दिमाग में तभी एक भयानक योजना बनने लगी। दूसरी ओर गांव में मृत बच्चों के लिए शोक सभा चल रही थी, लेकिन अचानक वहां एक झुंड भयानक दिखने वाले ज़ॉम्बियों का आ थमका। दुर्भाग्य से उनमें से कई उस समय बेहद भूखे थे। उन्होंने अपने पारिवारिक प्रेम की पुरानी यादों को भुला दिया और भूख के कारण उन्मत्त हो गए। लेकिन जब वे खाकर संतुष्ट हो गए तभी उनकी सामान्य समझ वापस आई, लेकिन तब तक गांव वाले डर के मारे चारों ओर भाग चुके थे। एक छोटी लड़की अचानक ठोकर खाकर गिर गई और डर से ज़ॉम्बी को देखने लगी। उसी क्षण ज़ॉम्बी ने एक परिचित आवाज निकाली, जिसे सुनकर लड़की चौंक गई और समझ गई उसका पिता लौट आया है। अगले ही पल जंगल से एक जापानी सैनिक बाहर आया। उन्हें यकीन था कि ज़ॉम्बी अपने परिवार को नहीं भूल पाएंगे और किसी न किसी दिन गांव लौटेंगे ही। इसीलिए उन्होंने पहले से वहां एक जाल बिछा रखा था। एक विशाल हारपून फिशिंग स्पीयर छोड़ा गया, लेकिन ज़ॉम्बी के बजाय वह सीधा छोटी लड़की के शरीर में धंस गया। ज़ॉम्बी ने भयंकर गुस्से में गर्जना शुरू कर दिया और तभी आसपास की झाड़ियों से कई और ज़ॉम्बी निकल आए। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। मोसान अचानक वहां पहुंचा और दूर से अपने भाई मर्क को देखा। उसने सोचा कि मर्क शायद पूरी तरह अपनी पहचान भूल चुका है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे गोली चलानी शुरू कर दी। मर्क अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह दौड़ता हुआ पहाड़ की चोटी तक जा पहुंचा। उसने चिल्लाकर भाई को रोकने को कहा, लेकिन उसकी छाती में कई और गोलियां वहां लगी। अंत में मोसान ने खुद अपने भाई को पहाड़ से नीचे धकेल दिया और उसका मन पीड़ा से भर गया। लेकिन अगले ही पल मर्क की लाश नीचे से उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद जब मोसान को होश आया
तो उसे एहसास हुआ मालूम वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने आसमान की ओर मुंह उठाकर एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसकी उस दहाड़ ने बाकी ज़ॉम्बियों में प्रतिशोध की आग जला दी। उधर जापानी सैनिकों ने गांव वालों को एक मंदिर में इकट्ठा किया और घोषणा की कि उस तस्वीर में दिखने वाला युवा सैनिक मर चुका है। उसकी आत्मा की शांति के लिए वे एक विशाल आत्मा समर्पण स्पिरिट समनिंग अनुष्ठान करेंगे। लेकिन असल में यह सिर्फ एक जाल था जिसके जरिए वे सभी ज़ॉम्बियों को एक साथ इकट्ठा करके खत्म करना चाहते थे। साथ ही वे अपने अपराधों को छुपाने की भी योजना बना रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत एक कैदी ज़ॉम्बी ने सुन ली थी। दूसरी ओर समुद्र की गुफा में ज़ॉम्बी फिर से भूख के कारण एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। नया ज़ॉम्बी बना मोसान यह दृश्य देखकर डर गया। उसने लड़ाई रोककर सभी से कहा, हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ रहना चाहिए। अगर भूख लगे तो दुश्मनों से लड़ना बेहतर होगा। उसी वक्त वह कैदी ज़ॉम्बी भागकर लौट आया। उसने जापानियों की साजिश के बारे में बताया और यह सुनते ही सभी ज़ॉम्बी गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों को बचाने के लिए जंगल में जाएंगे। लेकिन मोसान समझ गया कि यह जरूर कोई जाल है। अगर ऐसा न होता तो वह कैदी ज़ॉम्बी इतनी आसानी से कैसे भाग सकता था। लेकिन अब ज़ॉम्बी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे। उनका एक मात्र मकसद था अपन। हुंकार भरते हुए मोसांग गुफा से बाहर निकला। उधर जापानी सैनिकों ने पहले से ही जंगल में जाल बिछा रखा था। दुखी ग्रामीणों को उन्होंने एक खुले मैदान में इकट्ठा किया। जैसे ही ज़ॉम्बी धीरे धीरे अपनी असली रूप दिखाने लगे, निर्दयी अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। अपने परिवार के सदस्यों को निर्दयता से मरते हुए देखकर ज़ॉम्बी बेकाबू होकर आगे कूद पड़े। उन्होंने अपने मृतप्राय स्वजनों को सीने से लगा लिया। मोसांग गुस्से से भरी नजरों से देखता रहा। अचानक उसने अपनी पत्नी को सीधे काट लिया। वह चाहता था कि उसके प्रियजन किसी भी रूप में जीवित रहें। लेकिन ठीक उसी समय जमीन के नीचे से लोहे की बाड़ ऊपर उठाई जो उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। यह जापानियों का पहले से तैयार किया गया जाल था। हालांकि वे ज़ॉम्बियों की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। मोसांग की अगुवाई में सारे ज़ॉम्बी एक साथ जोर से टकराए और अपनी ताकत लगाकर लोहे की बाड़ तोड़ डाली। सैनिकों की गोलियां उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। बस कुछ ही मिनटों में जापानी सैनिक एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। अधिकारी ने हालात बेकाबू होते देख एक ग्रेनेड फेंका और भाग गया। रात होने पर मोसांग अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी को देखता रहा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सबको अपने इरादे बता दिए। वह आसपास के सभी ग्रामीणों को ज़ॉम्बी में बदल देगा, फिर एक शक्तिशाली सेना बनाकर जापानियों का पूरी तरह से विनाश कर देगा। उसका छोटा भाई मोक सबसे पहले विरोध में खड़ा हुआ। एक सैनिक का कर्तव्य था अपने देश और परिवार की रक्षा करना। ज़ॉम्बियों का अस्तित्व ही एक गलती था। वह नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई इस गलती को और बढ़ाए। एक और ज़ॉम्बी मोक का समर्थन करने के लिए आगे आया। अपनी ताकत को चुनौती महसूस कर मोसांग गुस्से से आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन उसकी पत्नी बीच में आकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। वह इस तरह जीकर अपने पति की भयावह याद नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वह चाहती थी कि वह अपने पति की यादों में हमेशा उसी पुराने सुंदर रूप में बनी रहे। इस समय मोसांग पूरी तरह से अंधकार की ओर बढ़ चला। उसने अपने भाई की विनती को नजरअंदाज किया और अपने अनुयायियों को जापानी सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया। दूसरी ओर वह अधिकारी अपनी असफलता का पूरा दोष वैज्ञानिक पर डाल रहा था। फिर उसने बिना किसी झिझक के उसे गोली मार दी। लेकिन संयोगवश वैज्ञानिक की नोटबुक में उसने ज़ॉम्बियों की कमजोरी देख ली। वह तुरंत आग फेंकने वाले हथियार इकट्ठा करने का आदेश देने लगा। उसका लक्ष्य था ज़ॉम्बियों का पूरी तरह से सफाया करना। इधर मोसांग की ओर से भी योजना को अंजाम दिया जा रहा था। चतुराई से कुछ ज़ॉम्बियों को लालच के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके कारण बड़ी संख्या में जापानी सैनिक गुफा की ओर आकर्षित हुए। अधिकारी आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसके पास आग फेंकने वाले हथियार थे। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि गुफा के अंदर के रास्ते बहुत जटिल और घुमावदार थे, जिससे आग्नेयास्त्र ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर ज़ॉम्बी आसानी से कहीं भी पहुंच सकते थे। हालांकि आग फेंकने वाले हथियार बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें सभी को नहीं दिया जा सकता था। बस कुछ ही मिनटों में लगभग सभी जापानी सैनिक मारे गए।
सिर्फ वही अधिकारी बचा था, लेकिन उसके हथियार का ईंधन खत्म हो गया। आखिरकार गुस्से से भरे ज़ॉम्बियों के हमले में वह भी मारा गया। सभी जापानी सैनिकों के खात्मे के बाद मोसांग अपने ज़ॉम्बी साथियों के साथ गुफा से बाहर निकला, लेकिन गुफा के मुहाने पर उसका भाई मोक आग फेंकने वाली बंदूक लिए खड़ा था। बिना कुछ कहे भी मोसांग उसके इरादे को समझ गया। अगर ज़ॉम्बी बाहर निकलते तो यह वायरस पूरे देश में फैल जाता। मोक दहाड़ते हुए आग बरसाने लगा। यही थी रिवाइवल बैटल फिल्म की पूरी कहानी। ये ज़ॉम्बी मूवी एकदम अनोखी थी। इसने ज़ॉम्बियों के नजरिए से देशभक्ति की भावना को दर्शाया, साथ ही भावनात्मक पहलू भी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि लंबाई के कारण कुछ महत्वपूर्ण फ्लैशबैक काट दिए गए, जिससे मोसांग का अंतिम परिवर्तन थोड़ा अचानक लग सकता है। जो लोग इसे पसंद करते हैं वे मूल फिल्म जरूर देख सकते हैं। निश्चित ही ये एक अलग तरह का अनुभव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।